नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। अब तक 2 चरणों में बंगाल की 6 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बाकी की 36 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में बंगाल में जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए सेंट्रल फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी। इससे ममता दीदी की कमर टूट गई और अब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इस बीच उनके घायल होने की भी खबर सामने आई है, जिसके लिए उन्होंने फिर बीजेपी को जिम्मेदार बताया। यानी बंगाल में ममता दीदी की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। इसके बाद टीएमसी बैकफुट पर है। वहीं बंगाल में बढ़ते वोटिंग परसेंटेज ने भी सीएम ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा रखी है। तो कैसे अपने ही किले को नहीं बचा पा रही है ममता, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या वाकई इस बार ममता दीदी अपना किला नहीं बचा पाएंगी? ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज तो बता नहीं रहा है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और जिस तरीके से हर चीज के लिए वो एकदम पैनिक रिएक्शन कर रही है, वो बता रहा है कि ममता बनर्जी की स्थिति अच्छी नहीं है। आपने बहुत ही सही बात कही कि पहले फेज में हिंसा हुई, दूसरे फेज में बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि ज़्यादा टुकड़ियां जो है वो, और अब जो जानकारी आ रही है कि आगे के फेजेस में और भी ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस जो है उसको उतारने की तैयारी में है इलेक्शन कमीशन। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है कि जिस तरीके से हथियारों का जखीरा शाहजहां शेख के गांव में मिल रहा है, कैसे एनएसजी को लाया गया है, तो ये सारी चीजें जो इस तरह की खबरें आती है, तो इलेक्शन कमीशन उन सारे मालूमात के बाद नई स्ट्रेटजी हर फेज के लिए बनाती है। अभी संदेश खाली तक जाने में 2-3 फेजेस और लगेंगे, और कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि जैसे जैसे ये युद्ध बंगाल के दक्षिण की ओर बढ़ता जाएगा, ममता बनर्जी के लिए ज्यादा स्टेक जो है वो फंसा हुआ होगा। अब दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी वो हर चीज के लिए बीजेपी हेलीकॉप्टर पर चढ़ रही है, अंदर कोई बैग वगैरह में पैर फंस गया, गिर गई, उसके लिए भी बीजेपी। अजीब कहानी है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, इसी का दरवाजा खटखटाया। क्या कह रही है ममता बनर्जी कि बंगाल में अगर कोई पटाखा भी फूटता है, भाई पटाखा फूटता क्यों है? इलेक्शन के समय बैन नहीं है, हथियार मिल रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो मीडिया मार्क नहीं कर रही है कि ये जो हथियारों का जखीरा मिला है, उसके अंदर बंगाल पुलिस का एक रिवॉल्वर भी है। वो रिवॉल्वर जो बंगाल की पुलिस अपने पास रखती है, इंस्पेक्टर एंड अबव सीनियर ऑफिशियल्स रखते हैं, अब उसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है कि ये इसके पास आया तो कैसे आया। एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पुलिस डिपार्टमेंट का हथियार अगर वो कहीं मिलता है, गायब है, कब से गायब है, किसका गायब है, या फिर किसी ने उसे दे दिया, ये एक अलग टेंशन देने वाली बात है। जहां तक राजनीति की बात है, एक एक खबर, चाहे वो हाई कोर्ट से आदेश आता हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल ही रिलक्टेंसी दिखाई जाती है ममता के कंप्लेन के ऊपर, या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और भी कड़ाई की जा रही है, ये सब के सब इलेक्शन इज ऑल अबाउट परसेप्शन। वो ममता बनर्जी एक कमजोर राजनेता बनती चली जा रही है, बीजेपी बहुत मजबूत होते चली जा रही है। ये परसेप्शन अब खास करके बंगाल के अंदर बन रहा है, और ये परसेप्शन थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ता है। ममता बनर्जी शक्तिहीन, विषहीन, दंतहीन लीडर की तरह वो प्रोजेक्ट हो जाती है, तब तो 30 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीटें उठा ले आएगी। तो बंगाल में करिश्मा होने वाला है इस बार। राइट।
राजीव जी, यहाँ पर जिस तरह से टीएमसी ममता बनर्जी का जो कद, अगर इन चुनावों में ममता बनर्जी बेहतर प्रदर्शन नहीं करती हैं, क्योंकि अलायंस से अलग होकर उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्या ये फैसला भी भारी पड़ेगा ममता बनर्जी पर? देखिए, ये फैसला भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलायंस से अगर चुनाव लड़ती तो ममता बनर्जी जानती है कि अलायंस करते ही भारतीय जनता पार्टी का 25 से 30% वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बंगाल का कल्चर है। ममता बनर्जी वहां उभरी कांग्रेस की एक मजबूत नेता के तौर पर, और वो लड़ रही थी वामपंथी गुंडों से, और इसलिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ममता बनर्जी ने वामपंथियों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर लगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमें मदद नहीं कर रहा, तो उसके लिए उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू किया, वामपंथियों का किला ध्वस्त किया। अब जो वामपंथियों से परेशान लोग थे वो ममता बनर्जी के साथ आए, कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती गई। अब फिर अगर टीएमसी का जो बेस बना उसमें धीरे धीरे वो वामपंथी नेता भी आने लगे, स्थानीय लीडर जो कि पहले लेफ्ट के साथ थे, लेकिन जब देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत हो रही है तो इनके साथ जुड़ना जरूरी है। ये जो मुसलमानों का समर्थन धीरे धीरे बढ़ता गया ममता बनर्जी को, उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी। अब अगर ममता बनर्जी गठबंधन करती कांग्रेस और साथ ही वामपंथी पार्टियों के साथ, जैसा कि शुरू से हो रहा था, वो वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ये लेफ्ट वाले लीडर भी बोल रहे थे, ममता बनर्जी भी बोल रही थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता और लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन न करके कांग्रेस के साथ करती, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन अलग चलता, तो भी वहां के लोग जो कि लेफ्ट से नफरत करते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ है, वो एक साथ नहीं जुड़ते और वो टीएमसी के लोग ही टीएमसी के खिलाफ हो जाते और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगते। जिस तरीके की वहां पर राजनीति चलती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इंडी अलायंस की बात तो करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हम कहेंगे हम ही इंडी अलायंस है, और बार बार ये बोलती हैं कि इंडी गठबंधन कुछ और नहीं, पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी है। चुनाव के बाद देखेंगे बृहद तौर पर अलग अलग राज्यों की जितनी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। फिर बाद में सब एकजुट हो जाते। इसीलिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो परसेप्शन की जंग है उसमें तो ममता बनर्जी पूरी तरह से हार गई है। वो बार बार चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर इसलिए पहुंच रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे और उसके बाद संदेश खली में जो एनएसजी का कमांडो उतरा, वहां पर बम स्क्वाड जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है ये चॉकलेट बम भी हमारे सामने रख देंगे, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जॉब ईटर बता रही है, जो लगभग 25-26 हजार शिक्षकों को की बहाली को रद्द किया गया है। लेकिन आपने जॉब खाया, वो लोग जानते हैं कि कैसे इन लोगों ने मिलजुल कर करप्शन किया है, जिससे तुम 10 लाख 15 लाख रुपया लेकर उसको नौकरी दिए थे, तुम्हारी पार्टी के नेता था और उसकी जॉब चली गई हाई कोर्ट के आदेश से, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा या तुम्हारे खिलाफ रहेगा। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बनी है कि ममता बनर्जी इतनी बौखला गई है, उनका दिमागी संतुलन ऐसा बिगड़ गया है कि हर तीसरे चौथे दिन उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, और जो यहाँ पर उनकी कमजोरी का संकेत दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरह से जो पूरा टीएमसी के अंदर से ये कहा जाता है कि संगठन में बीजेपी का बंगाल खास तौर से वहां पर बड़ा नेता नहीं है, ये सीधी लड़ाई मोदी बनाम ममता की। देखिए, वहां पे लीडरशिप का रोल अमित शाह ने ले लिया है। अमित शाह सबसे ज्यादा वहां जाते हैं और चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार वहां जाते रहे। ममता बनर्जी को सीधे सीधे चुनौती वहां अमित शाह देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अमित शाह तो अब बांग्ला भी सीख रहे हैं कि उनको मालूम है कि ममता को हराने के लिए उनके ही डायलेक्ट में बातचीत करने की आवश्यकता है। तो ये तो एक अलग कहानी है। क्या कह रहे हैं अमित शाह, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो सीए को बाकायदा नोटिफाई किया गया, उसका नए चीज लाया गया, उसका वेबसाइट क्रिएट कर दिया गया, सबसे ज्यादा आवेदन वो बंगाल से आ रहा है। अब वहां पे मातुआ कम्युनिटी, वहां बांग्लादेश से आए हुए हिंदू जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली हुई थी,
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। और दूसरा, जिस हिसाब से अमित शाह वहां सीए और एनआरसी का मसला उठा रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट का मसला उठा रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी फंसती चली जा रही है। उनको बार बार ये कहना पड़ता है कि जान दे देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे। मतलब सीए लागू हो गया, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जितना ज्यादा मुसलमानों के प्रति ममता बनर्जी भाषण दे रही है उनके फेवर में, हिंदू वोट अपने आप पोलराइज हो रहा है। और जो जानकारी आप देखिए कि बंगाल में अचानक से वोट परसेंटेज बढ़ा है। ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वोटिंग बंगाल में होते रही है, 70% के आसपास वोटिंग जो है वहां का नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन इस बार कुछ जगहों पे ज्यादा ही कुछ वोटिंग हो रही है। तो इसका साफ साफ जो मतलब निकल रहा है वो यही कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या होगी? अगर आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सांसद जीत लेती है, उसको बंगाल में देखा जाएगा कि ममता बनर्जी का ढलान शुरू हो गया। यही इस चुनाव से आने वाले विधानसभा चुनाव में संकेत जाएगा कि ममता बनर्जी हार गई, बीजेपी जीत गई। और अगर अंतर इस तरीके का हो जाए, 15 और 20 का अंतर हो जाए, आप ये समझिए दोनों के सीट के बीच में, तब तो मामला और भी खराब हो जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी भी टूटेगी। कई सारे लोग जो अभी टीएमसी के अंदर हैं वो कूद के इधर आएंगे। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत ये हो गई कि वो ईडी सीबीआई से अपने बड़े बड़े नेताओं को नहीं बचा पाई। तो इसका जो इफेक्ट होगा कि बाकी के जो टीएमसी के लीडर हैं वो भाग भाग के इधर आ जाएंगे। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पिछले बार सांसद जीत करके आए, वो भाटपाड़ा के लीडर हैं अर्जुन सिंह। वो किसी वजह से किसी मंत्री के साथ यहां दिल्ली के अंदर जो है वो बहस हो गई, गुस्से में आए और वो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आया और फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए और वहां वो फिर से वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब सिर्फ वो अकेले नहीं है, जानकारी ये मिल रही कि कई सारे लोग जो चुनाव हार कर जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में ममता बनर्जी फंस गई है। चुनाव के बाद अगर ईडी सीबीआई का एक्शन ये कोयला घोटाले में हो गया, कई अभिषेक बाबू जो है वो निप गए, तब तो और भी मुसीबत ममता के लिए खड़ी हो जाएगी। मतलब भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा और इसमें फंसती नजर आ रही है ममता बनर्जी। लेकिन मुद्दों की अगर बात की जाए तो इस बार महिला सम्मान का जो मुद्दा है, जिसे सीधा मोदी ने यहाँ पर जोड़ दिया है महिला सम्मान से संदेश खाली के बाद, तो कितना बड़ा मुद्दा बन गया है? देखिए, ये सिर्फ महिला सम्मान की बात नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने एक एक मुद्दे को उठाया है। अगर एक मुद्दा को उठाकर दूसरे मुद्दे को हम छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। वहां भ्रष्टाचार की बात भी हुई, वहां गुंडागर्दी की बात हुई, वहां पर जिस तरीके से बंगाल के लोगों के साथ धोखा हो रहा है वो भी पीएम मोदी जाकर बोल रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन जब उनकी रैलियों को देखें, जब जब पश्चिम बंगाल जाते हैं, वो एक नया मुद्दा लेकर जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम वहां काम करती है। और जहां तक अमित शाह का सवाल है, वो तो बंगाल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वो हर जगह पर जानते हैं कि इस जगह के लिए कौन से स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि वो लंबे समय से बंगाल के लिए रणनीति बना रहे हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? पिछले चुनाव में इतना बड़ा अंतर भाजपा और टीएमसी के बीच नहीं रहा। 18 सीटें, 22 सीटें, ये 4 सीटों का अंतर ममता बनर्जी को हिला के रख दिया था। और उसके बाद से अब तक जो लीडरशिप की बात है, इनके मजबूत लीडर अधिकारी परिवार में से देखिए, शुवेंदु अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो सीधे ममता बनर्जी को चैलेंज करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में एक मजबूत लीडरशिप तैयार किया, अलग अलग क्षेत्रों में बंगाल के, वो भी इसके बढ़ते आधार के लिए बड़ा एक भूमिका निभाया है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि जिस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ रहा है और
जैसे हमारे गुंडों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उससे हमारी पार्टी के अंदर यह सोचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं कि अब हमें वो ममता बनर्जी दिखाई नहीं पड़ रही है जो हर परिस्थितियों में हमारा साथ देने के लिए तैयार थी। अब ये जो वहां पर अवधारणा बन गया, इससे टीएमसी पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है और चुनाव खत्म होते ही नतीजा आने के बाद सच में टीएमसी कई टुकड़ों में बिखरने वाली है। चलिए, बंगाल पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में अब तीसरे चरण का रण भी शुरू हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण में 4 सीटों पर वोटिंग है, जिसके लिए पीएम मोदी ने अभी से ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, उससे साफ है कि इस बार राज्य में भगवा परचम लहराने वाला है। बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।